नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की डीआई की क्लास में। दोस्तों, आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। और आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले पेट एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है या ऐसा उसका पार्ट है जो बहुत ही अच्छा पार्ट है और बहुत ही ज़रूरी है, और इससे अच्छा स्कोरिंग और किसी जगह पे हम नहीं कर सकते। तो बहुत ही सिंपल पार्ट है, बहुत ही नॉर्मली सिंपल आसान से क्वेश्चन आते हैं डीआई के। 20 क्वेश्चन, 4 आपको मिलेंगी डीआई, और उसमें से 20 क्वेश्चन करने होंगे। डीआई के टाइप में कुछ और भी एग्जाम में दे सकता है, लेकिन जो भी आएगा वो बहुत ही नॉर्मल आएगा, सिंपल आएगा। बिल्कुल घबराने की चीज़ नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी मिलता है उसको ध्यान से आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है, सब उसी में से आएगा। तो ध्यान से तसल्ली से करिएगा और सब टाइप के क्वेश्चन आपके सही होकर आने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमारा आज का एपिसोड नंबर 4 फोर्थ पार्ट है, इसको आप एक टेस्ट की तरह लीजिएगा, बिल्कुल एक टेस्ट कि सारे क्वेश्चन आपको पहले खुद से सॉल्व करने हैं और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है इसको अपने दोस्तों में लाइक शेयर करिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों अभी तक, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपने ये क्लास, अपना ये सफ़र। हम सब एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर छोटे छोटे क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और उनके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और सभी क्वेश्चंस को पहले स्वयं सॉल्व करना है, अपने हाथों से सॉल्व करना है, अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है, जैसे भी आप कर पाते हैं। और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा और इस तरह देखिए कि आप 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं बचा है और 3-4 दिन में है, आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। इसलिए 3-4 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने वाले हैं आपके डिबेट में। दोनों चारों शिफ्ट में जितना भी पेपर होगा सब आसानी आएगा, आराम से करके आइएगा। हो सकता है डीआई थोड़ा कैलकुलेटिव हो, डाटा पॉइंट में दिया हो या परसेंटेज रेशियो कैलकुलेट ज़्यादा करना हो, लेकिन आप कर सकते हैं, सब कुछ करके आइएगा। 100% नंबर लाना है आपको डीआई में। सबसे अच्छा जो स्कोरिंग टॉपिक है ये आपका डीआई है। चलिए दोस्तों, ये आज का पहला क्वेश्चन, ये डीआई दी हुई है, इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर लगाइए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ कि नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माह में कारों का उत्पादन 10,000 में दर्शाता है। जैसे 25 दिया है तो 25,000, 32,000, 18,000 इस टाइप में होगा। 10,000 की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसकी यूज करेंगे। माह मतलब मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5, मंथ 6, मंथ 7। तो 7 मंथ का डाटा आपको दे रखा है कि पहले मंथ में 25 मतलब 25,000 या जो भी रहता है 10,000 गुना होगा कारों के उत्पादन 10,000 में को दर्शाता है। अच्छा, 10,000 टोटल है, उसमें से 25 M1 मतलब जो भी रहा होगा 25% या जो भी है। पहले महीने में 25, दूसरे महीने में 32, 18, 24 इस तरह से सब है, 10,000 में टोटल है। पूछा गया है क्वेश्चन कि M2 महीने में कारों का उत्पादन M1 महीने में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक था। बहुत आसान है, परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से, सबको परसेंटेज का टॉपिक आता होगा कि M2 महीने में कारों का उत्पादन M1 महीने में कारों के उत्पादन से, दोस्तों जिससे पूछा जाता है उसी पे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो M1 की अगर हम बात करें और M2 की बात करें, ठीक है, M1 महीनों में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है M2 का, तो M1 में दोस्तों 25 है और M2 में दोस्तों 32 है। तो कितनी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 7 ज़्यादा है।
कितने पे ज़्यादा है? 25 पे। भाई 25 से 32 हुआ है तो बस 25 पे 25 से कितना हो गया है? 7। और M1 से ही परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो 7/25 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। तो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 25 चौके 100 और 7 चौके 28%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सबका आंसर आ गया होगा। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में पहले उसको स्वयं सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, तभी इस वीडियो का फायदा मिलेगा। अन्यथा आप बैठ के देखते रहेंगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट डीआई पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों दे रखा है कि दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक उत्पादन क्या था। औसत पूछा गया, तो औसत में पता है सब कुछ जोड़ना पड़ता है। तो औसत सबको पता है क्या होता है? एवरेज। एवरेज होता है कुल, मतलब आंकड़ों का योग या कुल आंकड़े अपॉन आंकड़ों की संख्या, मतलब जो भी डाटा दिया है उसकी संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो 7 महीने के आंकड़े दिए हैं तो बटे में 7 रखा जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास? 25 प्लस 32 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 29 प्लस 38, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 7 से, क्योंकि 7 महीने का ये दिया हुआ, 7 महीने का औसत पूछा गया 7 महीने का। अगर सबको ऐड कर देते हैं तो क्या आता है? 5 2 7, 7 8 15, 15 4 19, 19 6 25, और 25 9 दोस्तों 34, और 34 8 हो जाएगा 42, 42 की 2, कैरी आएगा 4, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 5 20। तो 202 बटे 7, 7। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 7 चौके 58, 7 चौके 58, और बचेगा 4, तो 7 7 बचे 35, 7 सत्ते 49, 24.57 समथिंग आएगा। तो इसमें से कुछ भी मिल नहीं रहा है, तो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। कैलकुलेशन देख लीजिए इसको। कैलकुलेशन में देखिए डिवाइड कर लिए सही से, डिवाइड में ही कुछ दिक्कत हो गई हुई। 7 दूनी 14 और 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। तो 7 अट्ठे 56 होता है दोस्तों, यहीं पे गलत हुआ है। 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 7 चौके 28, 7 बचे 35। अरे तो लगभग 28 पॉइंट ही आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 28.8 ये इसका औसत आ जाएगा, 7 महीने का औसत। इसका भी आंसर सभी लोगों का आना चाहिए था, जिसका नहीं आया है वो ध्यान दे इस बात पे कि औसत कैसे निकाला जाता है। जितने महीने का पूछ रहा है, जितना टाइम का पूछ रहा है, इसमें हो सकता है कि 3 महीने का पूछ लेता औसत, कि 5वें 6ठे और 7वें महीने का औसत। तो हमें क्या करना होता? 7 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि 3 महीने का औसत पूछ रहा था। 3 महीने का डाटा जोड़ के ये जो दिया हुआ है, और इसको हमें डिवाइड करना होता किससे? 3 से। अब हो सकता है कि तीसरे और चौथे महीने का औसत पूछ लेता, तो तीसरे और चौथे महीने का डाटा ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते, क्योंकि यहाँ 2 महीनों का पूछा गया है। हो सकता है कह दे कि अंतिम 4 महीने का औसत क्या था, अंतिम 4 महीने का औसत क्या था, तो 4 महीने को जोड़ लो, 4 मंथ में जो भी डाटा रहा है उसको जोड़ लो और 4 से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसका औसत निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए फटाफट, और फिर हम इसका आंसर बताते हैं। चलिए शुरू करिए फटाफट इसका सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छे से आपको ये टेस्ट देना है, और यही टेस्ट पे डिपेंड करेगा 20 में से कितना नंबर करके आते हैं अपने पेट के एग्जाम में। तो इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा जहां तक आप लोगों ने।
शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ M2 M3 महीनों में कारों का कुल उत्पादन। दोस्तों M2 और M3 की बात की जा रही है। M4 और M5 महीनों में कारों के कुल उत्पादन से कितना कम है? बहुत आसान है, M4 और M5। तो M4 और M5, तो M2 प्लस M3 में कितना है? तो M2 का दोस्तों है 32 और M3 का दोस्तों है 18। और जब 18 और 32 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50। इसी तरह से M4 और M5 टोटल मिला के कितना है? तो M4 का दोस्तों है 24 और M5 का है 36। तो ये भी 36, 24 और 36 कितना हो जाएगा हमारे पास? 60। तो डिफरेंस पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया? अंतर कितना कम है। तो पहले का 50 था, बाद में 60 है, तो 10 ही तो कम है। 10 कितना डिफरेंस हो गया दोस्तों? 10। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर सबको आया होगा बहुत अच्छे से। बहुत ही आसान डीआई है ये वाली। इसके बाद की थोड़ी अच्छी डीआई मिलेगी, उसके बाद की और अच्छी, और सबसे लास्ट की सबसे भयंकर डीआई आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करिए पहले अपने आप, और उसके बाद इसको सॉल्यूशन देखिएगा। फटाफट सॉल्व करिए, पहले वीडियो पॉज करिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि M1 तथा M6 महीनों का औसत। देखो M1 तथा M1 और M6 की बात कर रहा है। 25 और 29, और 25 25 50 और 4 54, और 2 महीने का है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है 26। तो 2 महीने का औसत कितना आ गया? 26। M1 तथा M6 महीने का औसत, और M3 M4 M5 महीने का औसत का योग क्या है? M3 M4 M5, M3 M4 और M5, इन तीनों को ऐड कर लिए और 3 से डिवाइड कर दिए, तो इनका औसत आ जाएगा। तो 18 प्लस 24 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3। तो ऊपर ऐड करेंगे 6 4 10, 8 18 के 8 हासिल है 1, 4 2 6, 6 1 7, 78/3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 6 जा 18, तो 26 आ रहा है। अब कह रहा है टोटल कितना होगा। 26 में अगर हम 26 ऐड करेंगे तो 52 आएगा। क्यों, ऐसा क्यों है? 25 सॉरी 27 आएगा, यहाँ पे ये वाला 27 आएगा। 27 और 26 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 53। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारी डी। बस ऐसे ही आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली से आपको कैलकुलेशन करेंगे आराम से और आंसर देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको पहले शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लें और सबको हेल्प मिले। इसको करिए आप लोग फटाफट अपने आप, और देखते हैं क्या आंसर आता है। पूछा गया है M5 महीने में कारों का उत्पादन। M5 में दोस्तों 36 है। M3 महीने में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है? M3 में 18 है। अब यहाँ पे देखो कॉमन सेंस की बात है, 18 से डायरेक्ट कितना हो रहा है? 36। मतलब कितना गुना? 2 गुना। 18 दूनी 36, मतलब M3 में 18 बनती थी और M5 में कितनी बनती है? 36। तो जस्ट इसका डबल हो गया। जस्ट क्या हो गया? डबल। मतलब कितना बढ़ गया ये? 100% बढ़ गया। 18 था, 18 का 100% 18 होता है, और 18 ही इंक्रीज हुआ है, 36 हो गया, तभी तो 36 हुआ ना। तो इसका मतलब 100% इंक्रीमेंट हुआ है, डबल हो गया ना, जस्ट दोगुना। 18 से डायरेक्ट 36, मतलब 100% की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 50% की वृद्धि होती तो 9 कारें बढ़ जाती। ठीक है, 25% की वृद्धि होती तो 4.5 कारें। इस टाइप से होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम निकाल सकते थे यहाँ से। वैसे अगर नहीं आता है तो 18 और 36 लिखिए, फिर देखिए कि कितना बढ़ा हुआ है। तो कहेंगे आप 18 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है? 18 पे, पहले वाले महीने पे। तो परसेंटेज निकालना है, 18/18 इंटू 100। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 100%।
तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं एक दूसरी डीआई पे, बहुत ही दमदार डीआई होने वाली है। यहाँ पर इसको समझिए, देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है। किसी नगर के 5 स्कूल ABCD और ई में शिक्षकों और छात्रों की संख्या को दिए गए बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है, जहां छात्रों की संख्या 10 के अपवर्त के रूप में प्रस्तुत की गई है। इस बार ग्राफ का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बार ग्राफ है, ये आप देख पा रहे हैं, और यहाँ स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी और स्कूल ई की बात की गई है। तो दोस्तों जो बड़ा वाला खंभा है, इसमें बड़ा वाला वो है दंड, वो ज़्यादातर बच्चों का ही होगा क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, टीचर कम होते हैं। जो छोटा वाला खंभा है वो उसमें वहाँ उस स्कूल के टीचरों की संख्या दिखाएगा। तो नीचे भी लिखा है कि डार्क वाला शिक्षक है, जो हल्का डार्क है वो छात्र हैं। तो ज़्यादा जो लंबे लंबे खंभे हैं ये सब छात्र हैं, जो उनसे कम है 30 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया, इधर 70 हो गया, ये शिक्षकों की संख्या है। ध्यान रखिएगा, जो बड़े वाले लंबे वाले हैं वो बच्चों के लिए हैं, वहाँ आपको ग्राफ में बढ़िया साफ मतलब क्लियर मिलेगा, ऐसा कंफ्यूजन वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे पहले हम बता चुके हैं कि क्या किसको दर्शाता है। तो बड़ा वाला ग्राफ बच्चों को दर्शाएगा और छोटे वाले जो ग्राफ है वहाँ के शिक्षकों का। पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर लगाइए, तब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित किस स्कूल में शिक्षक छात्रों का साथ अनुपात उच्चतम है? मतलब कि कितना ज्यादा गैप है। उच्चतम का मतलब शिक्षक और छात्र का अनुपात सबसे ज्यादा है। तो अगर ए का हम लोग निकालते हैं, ए का क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षक और छात्र, पहले शिक्षक और छात्र। ए स्कूल की बात करें तो दोस्तों शिक्षक 30 हैं और 7 छात्र हैं 50। तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3:5 आ जाएगा। बी स्कूल की बात करेंगे तो 50 और ये 70, तो रेशियो 5:7 आ जाएगा। सी स्कूल की बात करेंगे तो सी स्कूल में है 60 और 80। दो तीन 6 और 2 चौके 8, 3:4 आया। सी स्कूल की, डी स्कूल की बात करते हैं अगर तो 40 और 60, तो 2:3 आएगा, 2:3। और ई स्कूल की बात करते हैं तो 70 और 90, 70:90, मतलब 7:9। अब सवाल देखो दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात सबसे उच्चतम है। इसका मतलब कि कितने बच्चों पर शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। अगर पहले स्कूल की बात करते हैं तो 5 छात्र जब होते हैं, 5 छात्र होते हैं तो उस पर 3 शिक्षक है, मतलब 5 छात्रों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक रखे गए हैं। 7 छात्रों को पढ़ाने के लिए 5 शिक्षक रखे गए हैं। 4 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक रखे गए हैं। 3 छात्र को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक रखे गए हैं, ऊपर 3 शिक्षक रखे गए थे। 9 छात्रों को पढ़ाने के लिए 7 शिक्षक रखे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अनुपात कहाँ पे मिल रहा है कि मतलब कि बच्चे कम बच्चों, मतलब कम बच्चों पर ज्यादा शिक्षक। तो ऊपर वाले में डिफरेंस बात करते हैं, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आता है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी दोस्तों 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो 2 वालों में रेशियो कम है, तो इसको वैसे भी छोड़ देंगे। और सी और डी की बात करते हैं दोस्तों, तो सी और डी में देखिएगा ध्यान से कि सी में 4 छात्र हैं तब 3 शिक्षक हैं, 4 छात्रों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक हैं।
और डी ऑप्शन में 3 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक हैं। तो रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो डी में ज्यादा मिलना चाहिए। 3 छात्रों को शिक्षक कितने हैं, 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बी नहीं आता है, बी ऑप्शन, डी विद्यालय नहीं आता है, तो इसके लिए ऑप्शन सी फिर करेक्ट होता है। लेकिन अभी जो रेशियो सबसे ज्यादा होगा, अनुपात उच्चतम है, तो वो क्या है, डी में है। परसेंटेज निकालेंगे तब भी आपको वहां से क्लियर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग आ जाएगा 50%। और यहाँ पे जो शिक्षक हैं, देखो शिक्षकों का परसेंट निकालिए बच्चों के प्रति। सी और डी में अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 3 शिक्षक हैं 4 पे, और परसेंटेज निकालेंगे तो निकल आएगा हमारे पास लगभग ये 75%। लेकिन यहाँ पे 2 शिक्षक है 3 पे, तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज निकालेंगे बच्चों शिक्षकों का परसेंटेज, तो 200/3, ये लगभग उससे ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे हम एक लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। हाँ तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार 100% आपके पेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा कि क्या किया गया है इसमें। बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। बस वहाँ पे बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत करके आते हैं। क्वेश्चन वही है, बस पूछा गया कि पांचों स्कूल ए बी सी डी में छात्रों और शिक्षकों के साथ अनुपातों का समानुपात ज्ञात कीजिए। जो छात्र मतलब स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है, उसका हमको समानुपात निकालना है। तो स्टूडेंट और टीचर रेशियो जो हमारे पास दोस्तों दिया है, वो कितना दिया है, तो ये हमारे पास पहले अगर बार ग्राफ देखेंगे तो स्टूडेंट 50 है, टीचर 30 है। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5:3, मतलब 5/3 इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे वाले में कह सकते हैं 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट पे आते हैं तो देखते हैं कि 20 चक्कू 80, 20 3 60, 4/3 हो जाएगा ये। समानुपात निकालना है तो सबको बराबर लिखना है। नेक्स्ट पे आते हैं 20 3 60 और 20 2 40, 3:3/2 हो जाएगा। लास्ट पे आते हैं देखिए दोस्तों 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9/7 बचेगा। अब इसको में प्रोपोर्शन में चेंज करना है तो कई सारे तरीके होते हैं। एक ही यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लेंगे, मतलब हर का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 3 5 3 2 7 का एलसीएम टोटल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो एलसीएम हमें लेना है 3 5 2 7 का। 3 2 बार है तो एक बार लिख लिया, तो 5 3 15 दूनी 20 और टोटल 5 3 15, 15 दूनी 30 और 3 7 21, 210 एलसीएम मिलेगा हमारे पास दोस्तों। अब इस 210 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और अब आंसर आ जाएगा तुरंत हमारे पास। 210 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 210 इंटू 210, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 210, इधर पे भी मल्टीप्लाई 210, इधर पे भी मल्टीप्लाई 210। अब अगर पहला रेशियो देखेंगे तो यहाँ से 3 से 210 कट जाएगा, 70 बार। सेकंड देखते हैं तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 42 टाइम्स कट जाएगा। ये वाला देखते हैं 3 7 21, 70 टाइम्स कटेगा। ये देखते हैं तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 105 टाइम में कटेगा और 7 3 21 से 30 टाइम में कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबका, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 7 35, 350 रेशियो 7 इंटू 42, तो 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 1 29, 294, 350 294। और उसके बाद हमारे पास आता है 7 चौके 28, 280। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 15, 3 1 कम 3, 315 आएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या आने वाला है,
तो 9 3 27, 270। तो लगभग हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है, क्योंकि सारे के सारे रेशियो इसी में मिल रहे हैं। 350, 315, 294, 280 और 270, ये सभी के सभी रेशियो यहाँ पे आपको मिल जा सकते। ए डी बी सी ई, तो डी का दोस्तों पहले रखना है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे डी का 315 आया है इसको इधर रखेंगे और 294 को इसके पास रख देंगे, तो यहाँ से पूरा क्रम मिल जाएगा हमको। बहुत ही सिंपल आसान था, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे जिससे पेपर में आपको समस्या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, आप सुनिएगा ध्यान से, शायद आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत हो। दिया हुआ कि यदि स्कूल ई में ई के 20% छात्र समान रूप से विभाजित कर स्कूल ए और सी में स्थानांतरित कर दिए जाए, मतलब ए में जो बच्चे हैं इनका 20% निकाल के ई में, दोस्तों ई में बच्चे हैं, ई में जो बच्चे हैं इनका 20% निकाल के क्या किया जा रहा है कि ए और सी में स्थानांतरित किया जा रहा है। ए और सी में बराबर बराबर डाल दिए जाते हैं समान मात्रा में, तथा उनके 10% शिक्षक स्कूल ए में स्थानांतरित किए जाते हैं, तथा उनके 10% शिक्षक स्कूल ए में स्थानांतरित किए जाते हैं। ई के ही शायद हैं 10% शिक्षक ए में डाल दिए जाते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि तो निम्नलिखित में से किस स्कूल के छात्र शिक्षक का अनुपात स्कूल डी के छात्र शिक्षक अनुपात के निकटतम होगा। ए बी सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे हम ये काम कर लेते हैं जो भी हमसे बताया गया था कि ई के जो बच्चे हैं 90, इनका 20%, तो 90 बच्चों का जो 20% दोस्तों होगा ये 18 बच्चे होगा, और 18 बच्चे में से 9 ए और सी को दे देना है। अच्छा, ऑलरेडी ए के पास कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे 50, और सी के पास कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे 80 बच्चे। अब अगर बराबर मात्रा में, मतलब 9 और 9 दोनों को दे दिया जाए, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ 59 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 89। यदि स्कूल ई के 20% छात्र समान रूप से विभाजित कर स्कूल ए और सी में स्थानांतरित किए जाते हैं तथा उनके 10% शिक्षक स्कूल ए में स्थानांतरित किए जाते हैं। अब ई के जो शिक्षक हैं दोस्तों वो हैं 70, तो 70 का 10% जो होगा ये ए में डाल दिया जाता है, तो आप कहेंगे 7 शिक्षक जो है वो ए में चले जाते हैं। यहाँ पे 7 टीचर्स भी आ गए और बाकी 59 स्टूडेंट्स थे। फिर पूछा गया है कि किस स्कूल के छात्र शिक्षक का अनुपात डी के छात्र शिक्षक के अनुपात के निकटतम होगा। डी में दोस्तों डी में, तो डी में अगर छात्र और शिक्षक का अनुपात देखा जाएगा तो 3:2 है, 3:2। अब इस तरह का अनुपात और कहाँ मिलेगा ये हमें पता करना है। ऑप्शन ए को देखते हैं तो 5:3 मिलेगा। सी को देखते हैं दोस्तों तो 20 चौको 80, 20 3 60, 4:3 मिलेगा। ई ऑप्शन को देखते हैं तो 9:7 मिलेगा, और बी ऑप्शन पे आते हैं तो 7 और 5 मिलेगा। तो डी के छात्र और शिक्षक अनुपात के निकटतम होगा। अच्छा, अगर यहाँ से हम ये निकाल दे, जो भी निकाला गया था, 18 बच्चे इधर निकल गए थे तो बचे थे 72, 60 टीचर बच्चे थे निकल गए थे तो बचे थे 63, तो 9 7 63, 9 8 72, 8:7। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि ऑप्शन कौन सा मैच। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्कूल सी को 4:3 है, तो यही कुछ इसके आसपास दिख रहा है, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो यही सी ऑप्शन, इसका जो बी पार्ट है, बी ऑप्शन यही सही होगा कि स्कूल सी के छात्र शिक्षक जो अनुपात है 4:3, यही लगभग इसके अनुपात है किसके, डी के बराबर। ऊपर जो इतनी कहानी दे दी गई थी इसका कोई मतलब ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग
अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको आप सॉल्व करिए फटाफट पहले और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आइएगा। पहले इसको स्वयं सॉल्व करिए अपने आप फटाफट सारे क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया सभी 5 स्कूल में शिक्षकों का औसत पूछा गया। सारे शिक्षकों को जोड़ लो, औसत फिर से बता दे। औसत क्या होता है कि सभी डाटा का जोड़, जो भी डाटा दिया है सभी पदों का जोड़, जो भी जितने भी पद दिए हैं जिनका पूछा गया है औसत, सभी पदों का जोड़ और बटे पदों की संख्या, यही इसका एक मूल मंत्र होता है जो हर जगह आपको काम देगा। जिनका भी अनुपात पूछा गया है उनका जोड़ बटे उनकी संख्या। सभी शिक्षक पूछा गया है तो पहले शिक्षक 30, 50, 80 हो गए, 60 जोड़ा 140 हो गए, फिर 60 जोड़ा 200 हो गए, 240, 240 में 70 जोड़ देंगे तो 310, सॉरी 240, 310 हमारे पास हो गए। और कितने स्कूल हैं? 5 स्कूल हैं। 5 स्कूल हैं, 5 जगह शिक्षक हैं तो पदों की संख्या क्या होगी? 5। 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 62। तो 62 ऑप्शन में नहीं है तो जोड़ के देखते हैं फिर से, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। 50 और 30 80, 80 और 60 दोस्तों हो गया 140। 140 में 60 जोड़ेंगे, 140 में 40 जोड़ेंगे तो 180। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ी हुई थी। 180 में 70 जोड़ेंगे तो 7 7 14 15, 250, 250 बटे 5 आएगा, 55 25। तो 50 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि 50 औसत है शिक्षकों का। बहुत सिंपल था। इसको आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। इसको करिए अपने आप और फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। क्वेश्चन पूरी तरह से विजिबल होगा, कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात नहीं है दोस्तों। इसको फटाफट सॉल्व करिए, फिर हम इस पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दिया हुआ है कि यदि स्कूल सी से 10% छात्र स्कूल डी में स्थानांतरित कर दिए जाए तो अब स्कूल सी में शेष बचे छात्र और स्कूल डी में कुल छात्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा। दोस्तों सी से 10% डी में ले जा रहा है। सी से जो बच्चे हैं 10% कहाँ जा रहे हैं? डी में। अच्छा, सी में 80 है तो 80 का 10% आप ओरली निकाल सकते हैं कि क्या होगा? 8। और ये 8 जा रहे हैं डी वाले स्कूल में। कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? डी में। डी में पहले से कितने थे? 60। तो 8 और प्लस 60, अब डी में कितने हो गए? 68। अच्छा, सी में बचे कितने? 72 बचे, क्योंकि 8 बच्चे चले गए। तो सी में बचे 72 और डी में हो गए 68। आगे पूछा गया है कि बचे हुए छात्र, कि अब स्कूल सी में बचे हुए छात्र और स्कूल डी के कुल छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। सामने आपके लिखा हुआ है। इसको चाहे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर से एक बार 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 18:17 के ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर लिखा हुआ है कि 18:17 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस डीआई का शायद लास्ट था, अगली डीआई पे हम लोग आते हैं और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डीआई आपको मिलने वाली है और यहाँ से थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी आपको मस्त मिलने वाला है। तो इसके लिए रेडी हो जाते हैं और पहला क्वेश्चन इस डीआई का, पहले इसको आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए, अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए और फिर क्वेश्चन पे आइए, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, धीरे धीरे ध्यान से देखिएगा। वैसे ये डाटा टेबल आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए और डाटा टेबल को देख लीजिए। साल दिया है 1998, 99, 2000, 2001, 2002। इतने में वेतन है 288, 342, 324, 336, 420। ईंधन और परिवहन पे खर्च दिया हुआ है। बोनस कितना दिया है वो दिया है। ऋण पर ब्याज और कर, जो सभी चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो पूछा गया है दोस्तों कि दी गई अवधि के दौरान, बच्चों क्या पूछा गया है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए करों की कुल राशि, किसकी कुल राशि? कर, टैक्स, इस अवधि
के दौरान दिए गए वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। मतलब जो कर है वो वेतन का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। दोस्तों टोटल पूछा गया है सबका, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा सबको, जितना भी टैक्स है ये कर, ये देखिए कर दिख रहा होगा आपको, इन सबको आप पूरा ऐड करिए, देखिए क्या आता है कि इसको जैसे ऐड करेंगे 8 3 11, 11 4 15, 15 8 23 और 23 8 हमारे पास हो जाएगा 31 की 1, 3 आएगा, 3 8 3 11, 11 7 18, 18 8 26 और 26 में 9 जोड़ेंगे 35 कि 5, 3 मिलेगा, 3 और 1 4, 451 ये आ गया। अब अगर वेतन देखते हैं सैलरी पे टोटल कितना खर्च हुआ है, तो 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20 की 0 2 आएगा हासिल, 8 2 10, 4 14, 14 2 16, 16 3 19, 20 21 की 1 फिर से 2 मिलेगा, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10 और 10 3 13, 13 4 17, 1710 आ गया। तो वेतन टोटल कितना आ गया 1710। अब कह रहा है कर जो कुल वेतन का है वो कितने प्रतिशत है, तो 451 कर आता है और गुणे 100% पूछा गया है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका परफेक्ट आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कर दिया तो हो गया 4510 अपॉन 171, 70 मान लेते हैं तो फिर से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 17 से डिवाइड करते हैं 451 को, अप्रॉक्सीमेट माना है आ जाएगा 17 दूनी 34, 11 बचेगा हमारे पास 111 हो जाएगा, 17 छंगा 102, तो यहाँ पे बचेगा 9 हमारे पास, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया, तो 26 पॉइंट पूछा रहा है क्या ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। इट्स 26/37%। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से पढ़ के करिए क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं होगी, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, हो सकता है कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे इसको देखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इसको आप लोग फटाफट सॉल्व करिए, फिर हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, कमेंट करिए आंसर, उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे मेरे दोस्त कि 1998 में इन सभी वस्तुओं का कुल व्यय 2001 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत रहा है। सभी वस्तुओं पर कुल व्यय, दोस्तों कुल व्यय कहीं पर दिया हुआ है, देखो ईंधन और परिवहन, ये अच्छा टोटल व्यय है हमारे पास, जो भी दिया हुआ है एक व्यय का विषय है, तो सब अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास व्यय ही है पूरा व्यय। कि 1998 में जो व्यय हुआ है, 1998 में व्यय ये पूरा हुआ है, इतना व्यय जो हुआ है वो 1998 में हुआ है। सभी वस्तुओं पर कुल व्यय 2001 में जो व्यय हुआ है ये वाला का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ऊपर वाला प्रतिशत निकालना है, इस पे निकालना है, तो ऊपर वाले को ऐड कर लो टोटल। तो जैसे ही जोड़ना शुरू करेंगे 288 प्लस 98 प्लस 3 और प्लस 23.4 प्लस 83, सारा का सारा जोड़ लेंगे कि 288 और 98 3 23.4 और 83, तो 0.4 8 8 16 16 3 19 8 8 16 4 20 20 6 26 6 हासिल 2 आएगा, 10 9 19 20 21 8 29 की 9 फिर से 2 मिला, 2 2 4 496 हो गया, 1998 का व्यय 496 रुपया 4 पैसा जो भी रहा होगा। फिर 2001 का देखते हैं, 2001 को ऐड कर लेते हैं कि 336 133 3.68 36.4 88, तो 8
6 4 10 0 हासिल आएगा 1, 6 3 9 1 10 3 13 13 6 19 19 8 हो जाएगा 27 के साथ 2 आएगा 2 3 2 5 5 3 8 9 10 11 11 8 19 की 9 फिर से 1 आया 4 और 1 5 500 597.08 597.08 तो ये हमारे पास आता है 2001। अब पूछा गया ऊपर वाला नीचे का कितना प्रतिशत है, तो 496.4 अपॉन 597.08 इंटू 100 कितना परसेंटेज है। अब इसको हम लोग यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं, ये पॉइंट हटा लेते हैं पहले, तो एक जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे, 08 है। अच्छा ऊपर लगभग हमारे पास 49, देखो पहले के पहला लेटर उठा लो, देखो मजा आता है, ऐसे ही कैलकुलेशन की जाती है। चलो 2 ले लेते हैं, 49/59 देखो भाग करके कितना आता है। वैसे 2 जीरो लगे हैं तो 4900 लिख लीजिए यहाँ पे, तो लगभग ये 490 हो जाएगा। 59 लगभग 60 से अगर भाग करेंगे तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंगे 36, 6 अट्ठे 48, लगभग 8 बार जाएगा। तो 8 9 72 की 2 7 आया, 8 45 7 47 472, और वहाँ पे 90 दिया हुआ है, माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। एक जीरो और उठा लेंगे, 180 हो जाएगा 59, और ये लगभग 60, 6 3 18 3 से कम मतलब 2 आएगा। अब 82 2 ऑप्शन में है, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 लिख लेते तो यहाँ पे उतर के आता 6, और तब ये अगर हम 59.7, अब इसमें से बी और डी ऑप्शन इन दोनों में से ही कोई होगा। इसको जब आप करेक्ट डिवाइड करेंगे 59708 से 4964000, इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिलेगा। देख लेना, थोड़ा सा आसान है, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है। 2 सेकंड अगर मन से भाग दोगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन करने हैं। आंसर इसका आपको मिल जाएगा, उसकी कोई तकलीफ वाली चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करिए। पहले कॉपी पेन लेके उसको बैठिए। प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ी। कंपनी की बोनस का औसत पूछा गया है, कुल मिला के ये औसत पूछा गया है, बाकी कुछ नहीं पूछा गया है, सिंपल है। तो औसत क्या करना है, जोड़ के जितनी चीजें हैं उससे भाग कर दो, जोड़ लो। 2 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 की 0 2 आया, और 5 2 7 7 7 14 1 15 15 8 21 21 9 30 की 0 फिर से 3 आ गया, 3 3 6 6 6 2 8 8 3 11, तो 11 3 14 14 15 16 17, तो 17 आता है हमारे पास। ये टोटल हमारे पास ईयर कितने दिए हुए हैं, 5 से भाग कर लेंगे तो 5 3 15, 5 चौके 20, 3.4 हमारे पास आ जाएगा, 3.4 लाख इसका औसत आ जाएगा। सिंपल सा आंसर था, कोई तकलीफ वाली बात होनी नहीं चाहिए थी, बहुत ही आसान डीआई है ये भी। बस 1-2 क्वेश्चन आपको अच्छे टाइट वाले मिलेंगे, बाकी सब आसान मिलता है। ऐसे ही पेपर में देखने को मिलेगा, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर टिक करिए, फिर इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि प्रति वर्ष वेतन की औसत राशि वर्ष 2002 में ईंधन और परिवहन पर व्यय राशि से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि प्रति वर्ष वेतन की औसत राशि, वेतन का औसत निकालना है। अच्छा वेतन को हमने अभी पूरा ऐड किया था पहले, याद है ना, वेतन को ऐड किया था, कितना आया था, चलो देख लेते कितना आया था। आपको भी ऐसे ही पीछे देखना पड़ेगा कि वेतन का जो जोड़ आया था वो कितना आया था, कहाँ पे जोड़ा था, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे ऐड किया है।
तो 1710 आया है, 1710 आता है। फिर से इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ऐड करके कि 1700, क्योंकि अब आगे 2 बार आया है तो इसका काम तो लगना ही है। 1710 आया है, 1710 को एक बार चेक कर लेते हैं। 8 2 10 4 14, 14 6 20, 20 0 2, और 8 2 10 4 14, 15 16, 16 3 19, 20 21 की 1 हासिल है 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 3 13, 13 14 15 16 17, 1710 ठीक कंप्लीट हो गया। औसत निकालना है दोस्तों, इसका औसत वेतन निकालना है। क्या निकालना है? औसत वेतन। टोटल कितने साल की बात की जा रही है? तो आप कहेंगे 5 साल की। 5 से जैसे डिवाइड कर दो कि 5 3 15, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 342 औसत आ गया इसका, 342। आगे पूछा गया है कि औसत राशि वर्ष 2002 में ईंधन और परिवहन पर व्यय राशि से कितना प्रतिशत अधिक है? 2002 की बात कर जा रही ईंधन और परिवहन में, तो ईंधन और परिवहन में 142 है। ईंधन परिवहन में कितना खर्च हो रहा है? 142, लेकिन उधर औसत क्या है? 342। कितना ज़्यादा है इससे? तो लगभग 200 ज़्यादा है, 200 एक्स्ट्रा है। कितने पे? 142 पे। तो परसेंटेज निकाल लो इसका, 200 का एक्स्ट्रा है कितने पे? 142 पे इंटू 100। 42 को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 40, तो 1 0 कट जाएगा, बचेगा 2000/14। तो यहां से अगर डिवाइड करना शुरू करते हैं, 14 एकम 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 14 चौके 56, 4 बचेगा, 14 दूनी 28, तो 142 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 40 आ रहा है, तो 140.8 हो सकता है यहाँ पे। 140.8 क्या हो जाएगा? 140.8। चेक कर लीजिए इसको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर क्या था 142 था, डिनोमिनेटर में 142, उसको हमने 140 मान के किया था, तो थोड़ा सा कोई आंसर जो आता है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, बट हमें पीछे जाना पड़ेगा तो 140 मिलेगा, जो हमारे पास आसपास भटकता हुआ आंसर है। अप्रॉक्सीमेशन डीआई में बहुत ज़रूरी रहती है, लेकिन ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़ना। जितना ज़्यादा अगर हाथ से सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करना, टाइम बचा के चलना, जिससे तसल्ली से डीआई आपको सॉल्व करने को मिले। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष एक कंपनी का व्यय लाख रुपए में है कि वर्ष 2000 में वेतन और कर व्यय, वर्ष 2000 में, इस बात 2000 की बात कर रहा है कि वेतन और कर पर व्ययों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों 2002 में वेतन है 324 और कर है दोस्तों ये हमारे पास 74। तो अब क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 162 और 37 कहीं पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। बस इसको लगा लेना है, आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं करना था। बहुत ही सिंपल प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं अपनी सबसे भयंकर डीआई पे, जो आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट या टॉप की डीआई है। ध्यान से देखिए इसको। नीचे दी गई सारणी में कुछ वर्षों में विभिन्न संकायों में परीक्षार्थियों की संख्या x तथा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत y है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिया हुआ कि x जो है दोस्तों एक डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट? कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि। जब बड़ा कॉलेज होता है तो वहाँ सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। कला वर्ग अलग होगा, वाणिज्य गलत होगा, विज्ञान अलग होगा, इंजीनियरिंग अलग होगा और कृषि अलग होगी। अब उसके अंदर 2 चीज़ें दी गई है कि x जो है वो उत्तीर्ण होने, x जो है टोटल परीक्षार्थियों की संख्या लिखी हुई है। यहाँ पे जैसे लिखा है कि 842 हो गया, 1019, 985, ये सब क्या है? वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी संख्या, परीक्षार्थी जो भी पेपर दिए हैं उनकी संख्या एक्चुअल में ये है। बट 2002 में कितना % उत्तीर्ण हुए हैं? तो आप कहेंगे 29%। 2003 में
27%। 2004 में कितना उत्तीर्ण हुआ? कला वर्ग की बात हो रही है 31%। वाणिज्य वर्ग की बात करें तो 31%। विज्ञान वर्ग की बात करें 42%। इंजीनियरिंग वर्ग की बात करें 42%। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसी तरह 2005, 6, 7 पूछा गया है कि किन 2 वर्षों में कला संकाय और विज्ञान संकाय में परीक्षार्थियों की संख्या एक समान थी? 2004 और 2006। चलो 2004 और 6 का चेक कर लेते हैं। 2004 और 2006 कला संकाय की बात हो रही है। 985 है 2004 में, हाँ 2085 985 है। 31% जो है उत्तीर्ण हुए हैं, शायद यही दिया गया है, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 9 5 9 45, 3 4 4 एकम सॉरी इसको 2 से किससे काट रहे हैं? 985 का 31%, तो 5 से 5 एकम 5 4 48, 5 9 45, 4 45, 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो 197 इंटू 31, तो 197 इंटू 31/20। इसी तरह से 2004 और 7 का चेक करेंगे, 2005 और 6 का चेक करेंगे, टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, इसको देखेंगे कितना आ रहा है। अगर हमें ऑप्शन में कहीं दिखाई देता है तो उसको टिक करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो कह देंगे इसमें से कोई नहीं। 2004 और 6, 2004, 7, 2005 और 6 इसमें से कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें कला संख्या विज्ञान संख्या के बच्चों की संख्या क्या रही हो? समान रही हो। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, धीरे धीरे कैलकुलेटिव है इसीलिए थोड़ा स्किप करना पड़ रहा है, बाकी आप समझदार हैं खुद। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया कि 2003 की तुलना में 2007 में वाणिज्य संकाय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3 और 7, वाणिज्य ये है, 7 यहाँ पे वाणिज्य ये है, जो उत्तीर्ण है उसमें संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्यों हुई है, ये कितनी हुई, यही पूछा गया है। तो 8 7 8 गुणे 28% उत्तीर्ण हुए हैं टोटल। तो यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 25 यहाँ पे आएगा। अगर 2 चौके 8, 2 3 6, 2 9 18। अब क्या होता है कि 14 और 439 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 से डिवाइड कर दो। ठीक है दोस्तों, तो शायद यही पूछा गया था हमारे पास। अच्छा, अभी तो अलग अलग संख्या निकालेंगे, तब इसका परसेंटेज निकालेंगे। अबे तो अगर दोस्तों थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, 15 अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, तो 5 जम 25 और 5 3 15, ये आसानी से कट जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 9 27, 3 तरह का 9 और 9 2 11 की 1 हासिल 1 आया, 3 चौके 12 और 1 13, तो 1317/5 और इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 दूनी 10, 3 बचेगा और 5 छक्के 30 और 15, 5 3 15 और 5 दूनी 10, लगभग 263.2 आएगा, लगभग आएगा, कन्फर्म इतना नहीं है। अब देखते हैं 2007 में जो 1416 और 35% पास हुए हैं, उत्तीर्ण का कितना इंक्रीज हुआ, यही पूछा गया था। तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 0 हटा के पॉइंट लगा लिया यहीं पे और 2 से डिवाइड कर दिया 1416 को, तो 2 7 14, 2 8 16 और 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 और 7 7 49 और 1 पॉइंट यहाँ लगे थे 495। दोस्तों पहले 263 थे और अब कितना हो गया, 495। तो 263 से 495 बढ़ने में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? तो 263 और 495 दोस्तों लगभग ये डबल है, दोगुना है इसका, 495 265 का। अगर ये डबल रहता है
वैसे 265 से कम ही आएगा हमारे पास। अगर ये हम 14 लेके सॉल्व करते हैं तो 265 से कम आए, 263 से कम आना चाहिए। इसको सही से अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो क्या आया था पहले 439 इंटू 14/25, ये बात आई थी। अगर इसको हम सही से सॉल्व करेंगे तो 14 9 126, 14 3 42, 43 44, 10 54, 5 आएगा, 14 चौके 56, 56 5 61, ये हो गया अपॉन 25। 5 से डिवाइड कर दो 5 25, ऊपर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 46, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो 1229.2। इसको अगर हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 11 12, 2 5 चौके 20, 29 आएगा, 5 छक्का 30, लगभग 246 मान लो। तो 246 और 246 से ये क्या है, डबल है। 246 का अगर दोगुना करेंगे, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9 और 2 दूनी 4, 492 आता है, लेकिन ये है 495। अब दोस्तों जैसे कोई चीज़ 1 से क्या हो गई, 2 डबल हो गई, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे 100% इंक्रीज हो गया। कि 1 का पूरा कितना हो गया, 2, 1 से कितना हो गया, 2, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 100%। जब भी कोई चीज़ अपनी मूल मात्रा की उतनी ही बढ़ जाती है, जैसे 14 रुपये हैं आपके पास और 14 ही बढ़ गए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 28, तो कहा जाएगा 100% की वृद्धि हो गई। कि 14 से डायरेक्ट हमारे पास कितने हो गए, 28, दोगुना हो गया, मतलब 100% की वृद्धि हो गई। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर आइडिया लगाओगे, सही से कैलकुलेट करोगे, तो 492 और इधर 246, लगभग दोगुने से ज़्यादा, थोड़ा यहाँ 495 आया है ना, तो दोगुने से ज़्यादा की इंक्रीज हुई है, मतलब 100 से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। और 100 से ज़्यादा की वृद्धि, ऑप्शन नंबर देख लो, यहाँ 80 है, 81 है, 99, यहाँ पे 101 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से करते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल की डीआई मिली है आपको। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस टाइप से आपको डीआई सॉल्व करनी है। जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तब आपके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें आने लगेंगी, कहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेना है, कहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कहाँ पे सिंगल नंबर सिस्टम वो लगाना है, यूनिट डिजिट, ऑप्शन चेक, ये सारी बातें आपके दिमाग में आने लगेंगी जब प्रैक्टिस आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी तब। यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि किन 2 वर्षों में कृषि संकाय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या लगभग बराबर रही है। अब सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2002, 2005, 2003, 2007, 2004, 2006, 2005 और 2006। तो 2002 और 2005 का देखते हैं, और बात हो रही है कृषि, तो कृषि लास्ट वाला है। 2002 में की बात करते हैं तो 843 में से 42% उत्तीर्ण हुए हैं, तो 843 में से 42% उत्तीर्ण हुआ, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर इसको हम 20 मान लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, पहली तो बात ये हो गई। फिर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 3 15, 3 18, 5 7 35, तो 337 लगभग हमारे पास आ रहा है। अब इसके साथ 2005 का दिया हो तो 2005 का देख लेते, 720 का 39%, 720 गुणे, अच्छा 40% निकालते तो देखते हैं कितना आता है, 39 40 में क्या जाता है, 4 दूनी 8, 4 7 28, 288 आ रहा है, मतलब बहुत दूर है। ये है 2005 का, ये है 2002 का। दोस्तों 2002 देखते हो ऑप्शन नंबर डी में भी दिया हुआ है, 2005 दिया, हाँ 5 दिया है, तो 2005 के साथ यहाँ पे क्या है 2006। अब 2005 के साथ 2006 का भी कैलकुलेट कर लो। 2006 में 586 का 48%, 586 का 48%, मतलब 586 का लगभग 50%, 48 का मतलब 50,
586 अगर हमारे पास टोटल थे तो इसका 48% कितना आएगा, लगभग आधा आएगा। 586 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 3 6, 293 के आसपास। और ये 288 है, 288 93 अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट किया है। 293 लगभग IR है, 293 से कम ही आएगा क्योंकि 48% है, तो लगभग 80 85 82 83 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। बाकी तो कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जो इतने पास मिल सके। बाकी चेक करने को तो सब चेक कर सकते हैं, 2003 2006 2004। अब देखो दोस्तों, देखो 2006 सी ऑप्शन में दिया है और 48% एग्जैक्ट निकालेंगे तो 280 के आसपास आएगा। तो 2004 में यहाँ पे दिया, 2004 का कैलकुलेट कर लेते, 645 का 41%, तो 645 का 40 निकाल दें, हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 2 18, 4 छंगे 24, 1 25। अब यहाँ बहुत कम आ रहा है, 258 आ रहा है, तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता है नहीं, लगभग बराबर ही मिलेंगे वो जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तब, क्योंकि कैलकुलेशन से पता चल गया है कि वहाँ पे वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, शायद लास्ट क्वेश्चन हो आज के DI का। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ वर्ष 2006 में विज्ञान संकाय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। वर्ष 2006 की बात कर रहा है, विज्ञान है ये हमारा 1725। कितने % उत्तीर्ण हुए, 36%। तो 1725 का 36%। अब 36 की जगह हम 35 का कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आसान है ना, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 3 15, 16 17, 5 चौके 20, 55 25। 4 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35 की 5 4 आया, 7 चौके 28, 4 32, 7 चौके 28, 29 30 31, 3 आएगा, 7 21, 3 24 बटे 4, 4 छंग 24, 0 4 3 12, तो 603 के आसपास कोई ऑप्शन नहीं, बस 661 21 है हमारे पास। 621 के आसपास, 621 ही आना चाहिए था, 603 आया तो 621, क्योंकि हमने बढ़ा के कैलकुलेट किया है, शायद 36 है तो कम कैलकुलेट किया है। 1725 गुणे 36 बटे 100, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 16 17, 5 चौके 20, 55 25, 5 चौके 20, तो 5 छक्का 30, 5 9 45, 4 9 36, 9 9 81, 9 छक 54, 54 और 8 62, तो 621 आ गया। यही आ गया ऑप्शन नंबर ए। एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर लिया, अप्रॉक्सीमेशन भी लगा लिया, ऑप्शन सेम आया है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है अपने अंदर कि आप आगे क्या कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस DI का, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा। फिलहाल जितना हो सकता है उतना आप लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन में बोला गया कि कला संकाय में वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2007 में परीक्षार्थियों की संख्या लगभग कितने % की कमी आई। कला ये पहले वाला दिया है, 2006 और 2007 की बात कर रहा है, 2006 ये है, 2007 ये है। कला संकाय में 2006 की तुलना में 2007 में परीक्षार्थियों की संख्या, दोस्तों डायरेक्टली परीक्षार्थियों की संख्या पूछी गई, ना कि उत्तीर्ण या फेल होने वालों की। अब 2006 में दिख रहे 1429 टोटल थे विद्यार्थी, और 2007 में क्या हो गए, 1128 हो गए, घट गए ना। कितना घटे, तो 1429 में से 1128 माइनस करोगे तो 103, 301 कम हुए। 301 कितना % है, देखो 1429 से कम हुए हैं 1128, तो 1429 पे ही ये % निकलेगा, गुणे 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर देखो 30 है, नीचे 14 है, 14 दूनी 28, लगभग 2 के ऊपर जाएगा, तो 40 35
तो हो नहीं सकता, 26 या 21 में से ही एक आएगा हमारे पास। तो क्या करते हैं, थोड़ा अगर अप्रॉक्सीमेशन मानते हैं, अप्रॉक्सीमेशन, तो ऊपर कर लेते हैं 300, नीचे कर लेते हैं 1430 और गुणे 100, तो एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3000 और डिवाइडेड बाई 143, तो 14 दूनी 28 वैसे जाएगा तो 143 3000, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 286, यहाँ पे 14 बचेगा और जीरो बढ़ा लेंगे 140 हो जाएगा। तो एक बार में लगभग जाएगा 143। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए कि 21% की क्या हुई है, कमी हुई है, कमी, 21% की कमी। तो ये हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन था। ये सभी 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के आपको मिले हैं, कुछ सरल भी हैं, कुछ कठिन भी हैं। मिक्स लेवल था, अच्छा था। कैलकुलेटिव इसी तरह का आ सकता है, 1-2 DI आ सकती है, घबराने की बात नहीं है। बहुत ही अच्छा सरल सिस्टम है इसका। परसेंटेज, रेशियो, किस पे परसेंटेज निकालना है, किससे पूछा जा रहा है, ये सब बातें छोटी छोटी अगर आप ध्यान रखेंगे तो पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं वीडियो यहीं पे, फिर हम मिलते हैं किसी और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।